एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट के इंटीरियर डेकोरेशन जो आपकी यूनिट 5 है उसके बारे में। यूनिट 5 में बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स और उनका यूज पूछा गया है कि किस तरीके से जब हम इंटीरियर का कोई वर्क करते हैं तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो यूज होते हैं वाइल इंटीरियर डेकोरेशन। जो आपका होम मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, LT ग्रेड की आपकी होम मैनेजमेंट की यूनिट का ये होम मैनेजमेंट के ब्रांच का ये 5th यूनिट में लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार सजेशंस ले मांग रहे थे, तो होम मैनेजमेंट के आप कौन कौन सी बुक्स परचेज कर सकते हो। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LT ग्रेड GIC या फिर नेट JRF के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर हिंदी बुक्स, तो हिंदी में आप रीना खनूजा की गृह व्यवस्था एवं गृह विज्ञान का ले सकते हैं, आगरा पब्लिकेशन। मंजू पाटनी, ललिता शर्मा, गृह प्रबंधन आप ले सकते हैं, आगरा पब्लिकेशन। आप ले सकते हैं रीना खनूजा, गृह प्रबंधन, साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा, जो कि आपका विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन से है। और बाकी अगर आप इंग्लिश के लिए देख रहे हैं तो MA वर्गेश, NN ओगेल और आप इनके N शिवन्ना, इनकी जो दिल्ली पब्लिकेशन की है, या फिर JM डोरसी और P निकल की भी आपकी होम लिविंग की जो फैमिली लिविंग की जो बुक्स हैं इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी सजेशंस हैं वो धीरे धीरे आने वाली जो आपकी वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको रेगुलरली देती रहूंगी, तो आप उनमें सजेशंस को चेक करते रहिएगा। मैं या फिर कोशिश करूंगी कि क्लास में एक अलग से वीडियो बना दूं जिसमें आपके जितने भी होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन वगैरह इन सब की जो बुक सजेशंस हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी और चैप्टर्स वाइज भी जो हो सकती हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन में। तो इंटीरियर डेकोरेशन बेसिकली क्या होता है कि घर के आंतरिक सज्जा, यानी कि बाहर तो जो फेस होता है वो होता है फेस, मतलब मुखौटा जैसा फेस से आगे से दिखता है, और इंटीरियर मतलब जो घर के अंदर है, हमें किस तरीके की लाइटिंग रखनी है, कलर रखना है, कहाँ क्या लाइंस वगैरह यूज होंगी, दीज ऑल कम्स अंडर द इंटीरियर डेकोरेशन। इसको हम TGT PGT में बहुत ही अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझाया था। बट स्टिल LT ग्रेड के साथ में भी आप इसको देख लीजिए और प्रीवियस वीडियो भी प्लीज जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ होम मैनेजमेंट डालकर, ग्लोबल गुंजन डालकर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो यूजेस क्या है आर्ट के, देखिए ये जो है आपकी एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं कोई भी डिजाइन बनाने के लिए। ये आपकी घर में जो ब्यूटी है उसको एनहेंस करने का काम करती हैं ये एक तरीके से। ये जो आपकी डिजाइन्स हैं ये आपके घर में प्रोपोर्शन, रिदम, ये सब तो प्रिपेयर करती ही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए भी आपको प्रोपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी, रिदम और एम्फेसिस, इन जो 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करना होता है कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप घर की भी बात ना करें तो अगर आप वैसे भी अगर कोई चीज ड्राइंग बना रहे हैं तो यू फॉलो ऑल दीज 5 प्रिंसिपल्स। जैसे कि कला का कोई विद्यार्थी है तो वो भी देखेगा कि हम मेरी जो पेंटिंग है उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसमें अनुपात होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन, यानी कि हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, आपका रिदम होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, यानी कि एक प्रभाव का बिंदु होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी कोई भी एक इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें या फिर आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें उसमें होना जरूरी है। अब प्रोपोर्शन को हम घर में कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए बेसिकली इन्होंने पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं और आपकी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या हैं और इनको किस तरीके से आप यूज करेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या है, इट इज एडिंग 2 और मोर देन 2 थिंग्स टुगेदर इज अ प्रोपोर्शन। जब कोई 2 या 2 से अधिक चीजों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो एक प्रोपोर्शन कहलाती है, वो एक उसमें एक अनुपात होना चाहिए। जैसे कि अगर आप खिचड़ी भी बनाते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन में बात करें तो व्हाट यू डू, यू ऑलवेज टेक 2:1 रेशियो, यानी कि दाल का 2 और चावल का 1, यही रेशियो हम फॉलो करते हैं। इन द सेम वे जब हम घर को बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि दरवाजा कहाँ आएगा, खिड़की कहाँ आएगी, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा। इट इज लॉ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब ये संबंधों का नियम होता है या फिर संबंधों का आंतरिक संबंधों पर ये संबंधित होता है। शोज रिलेशन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध को दिखाने के लिए भी प्रोपोर्शन यूज होता है। जैसे कि आप इस घर में देख सकते हैं जहां पर अगर घर जो है उस एक तो प्रॉपर साइज का बना है, उसी साइज के अकॉर्डिंग उसके घर में की खिड़की और दरवाजे हैं।
आप देखेंगे कि जो आपको वेंटिलेशन के लिए मेन डोर पर जो सर्कल बनाया गया है वेंटिलेशन के लिए, वो आपका घर के अनुसार छोटा है, मतलब पर्टिकुलरली जैसा होना चाहिए वो है। लेकिन अगर आप दूसरी ही तरफ राइट हैंड साइड का अगर घर देखेंगे तो वेंटिलेशन का जो आपका होल है वो बहुत बड़ा है, एक खिड़की बहुत बड़ी है, एक खिड़की बहुत छोटी है, तो ये क्या है, इम्बैलेंस्ड है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है चीजें, इसमें प्रोपोर्शन की कमी है। तो ये जो रेशियो है वो यूजुअली 2:3, 3:5, 5:8 और 8:13 आपका यूज किया जाता है जब भी हम किसी चीज को यूज बनाते हैं। ये जो है आपका प्रोपोर्शन होता है क्रिएट्स इंटरेस्ट थ्रू स्पेस रिलेशनशिप, मतलब जो स्थान है उनके अंतर संबंध के द्वारा इंटरेस्ट को डेवलप करता है। डिवाइड स्पेस इनटू 2 इंटरेस्टिंग पार्ट्स, जो आपका स्थान है उसको दो इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही रुचिकर भागों में विभाजित कर देता है। जैसे कि एक स्पेस है, दीवार है आपकी और उस पर आपने सेंटर में एक बहुत ब्यूटीफुल सा मिरर लगा दिया है, तो वो आपका जो स्पेस है वो डिवाइड हो गया और आपकी जो वॉल है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, एक पैनल लगा देंगे खाली दीवार पर, बहुत मोनोटोनस लग रही है एक व्हाइट कलर की खाली दीवार, तो उस पर आप फोटोज लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंटरेस्टिंग प्लेस बन जाएगा। अरेंजिंग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन लार्जर ग्रुप, जो आपके बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उनको उन ऑब्जेक्ट्स उनको अरेंज करना। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में आपके फॉलो होते हैं, लाइन, डिस्टेंस और स्केल। लाइन मतलब आप कैसी लाइन्स यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिगजैग, जो भी आप XYZ लाइन यूज कर रहे हैं तो वो आपकी लाइन मेन कंपोनेंट होती है। डिस्टेंस, उन जो चीजें हैं उनमें कितना डिस्टेंस है, दूरी का ध्यान रखा गया है या नहीं। जैसे कि अगर खिड़की बनाई जाती है तो खिड़की की हर एक एंगल के बीच में समान दूरी होती है। सीढ़ियां जब बनाई जाती हैं तो सीढ़ियों की जो साइज होता है वो पर्टिकुलरली सेम डिस्टेंस पर होता है। स्केल क्या है, रूम का साइज क्या है, आपका रूम चौकोर है, आयताकार है, उसमें किस तरीके का, अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा छोटे टेबल चेयर्स या बेड भी सूट नहीं करेंगे। अगर रूम बहुत छोटा है और आपने बहुत बड़ा हैवी सोफा रख लिया है, वो स्केल का प्रोपोर्शन हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से जो प्रोपोर्शन है वो हमारे घर में, चाहे वो दीवार हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, चाहे आपकी बेडशीट हो, अगर आपका रूम बहुत छोटा है और आप बहुत बड़े बड़े ब्लॉक की, बड़े बड़े ब्रॉड साइज की जो डिजाइन वाली बेडशीट को उस पर कवर करेंगे तो रूम और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा मतलब भरा भरा सा, बहुत ज्यादा गुटन टाइप वाला लगेगा। अगर आपका रूम बहुत बड़ा है और आपने उसमें बहुत माइनर छोटे छोटे से प्रिंट वाले प्रिंट का अगर बेडशीट बिछाई हुई है या पर्दे लगाए हुए हैं तो रूम और ज्यादा बड़ा लगेगा। तो बेसिकली ये जो आपकी लाइन, स्पेस, ये सारी चीजें हैं ये फॉलो की जाती हैं जिससे कि जो आपका रूम है, जो इंटीरियर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल बैलेंस। बैलेंस है फीलिंग इक्वालिटी, जो आपकी दो चीजें हैं उन दोनों पार्ट के बीच में इक्वालिटी यानी कि एकता, समरसता या फिर बैलेंस, संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। जो बैलेंस होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का टाइप्स का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड रेडियल। फॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई दीवार है और दीवार पर आपने 2 पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, दोनों पेंटिंग सेम साइज की हैं, एकदम बिल्कुल आसपास हैं, दोनों बिल्कुल समान दूरी पर लगाई गई हैं, तो वो आपका फॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि एक बेड है, बेड के दोनों तरफ में जो टेबल स्टूल्स डाले जाते हैं, बेड स्टूल्स, वो आपका फॉर्मल बैलेंस के अंतर्गत आता है, ये ज्यादा लग्जूरियस लगता है देखने में। इनफॉर्मल की बात करें तो जब कोई भी चीज को हम किसी समान अनुपात में न डालकर पर अलग तरीके से थोड़ा क्रिएटिव फॉर्म में डाल देते हैं तो वो आपका इनफॉर्मल हो जाता है। जैसे कि आपका जो सोफा होता है तो आप 3 सीटर सोफा को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मेन जो आपका सोफा है फ्रंट बड़ा वाला वो एक साइड और एक साइड पे आप छोटा रख देंगे और उसके सामने एक स्टूल लगा देंगे और दूसरी साइड पर दूसरा सोफा रख देंगे और दूसरी साइड पर आप दूसरा सोफा रख देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये आपका इनफॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। ये आपकी क्रिएटिविटी शो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इसमें कोई भी चीजों को इक्वालिटी का ध्यान नहीं रखना होता कि बड़ी पेंटिंग के साथ में आप छोटी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इसमें ये जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका साइज से न लेकर बल्कि आंखों के अनुपात, आंखों को जो सूट करे उस अनुपात पर लगाया जाता है। रेडियल क्या होता है, जब आप किसी भी चीज में एक सेंटर को ढूंढकर उस सेंटर के चारों तरफ एक पेंटिंग या वो करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो वो आपका रेडियल होता है। जैसे कि आप बीच में एक मिरर लगा दीजिए और मिरर से निकलती हुई किरणें, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, उस तरीके का जो डेकोरेशन होती है वो आपकी रेडियल होती है। ये यूजुअली कब यूज होती है, जब आप फोटो फ्रेम्स लगा रहे हैं, पेंटिंग्स लगा रहे हैं या कुछ और चीज शो करना चाह रहे हैं, तब वो आपका रेडियल यूज किया जाता है।
जब हम बैलेंस यूज कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए दैट क्या क्या हो सकते हैं कि ये कभी भी ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जो थीम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। सिमिट्री होनी चाहिए, सिमिट्री शुड नॉट बी डिस्टर्ब, जो सिमिट्री है वो समरसता नहीं जानी चाहिए। इनफॉर्मल बैलेंस ही बेशक आप क्यों ना यूज कर रहे हो। उसके बाद आपका आता है हार्मनी, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि संतुलन बहुत जरूरी है। हार्मनी एक समान भावना यानी कि एकजुटता की भावना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कमरे में बहुत इतनी सारी चीजें हैं कि आपने राजस्थान से लाकर एक कौड़ियों वाला एक पैनल भी लगा दिया है, दूसरी साइड में आपने वहां पर एक गिटार भी लगा रखा है, आपने वहां पर एक मॉडर्न किसी सिंगर की फोटो भी लगा रखी है एक ही रूम में, तो वो सब क्या है, हार्मोनियस नहीं लगेगा। क्योंकि आप विभिन्न विभिन्न कल्चर्स को, विभिन्न विभिन्न विचारों को, विभिन्न चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हार्मोनियस नहीं लगती है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिशनल चीज पसंद है तो सिर्फ आप राजस्थान का ही वर्क लगाइए तो वो एक हार्मोनी क्रिएट करेगा। राजस्थान की कौड़ी वाले पैनल के साथ में टंगा हुआ एक गिटार अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ये एक हार्मोनी को ब्रेक करती हैं चीजें और वो देखने में थोड़ी अजीब लगती हैं, या फिर कहें कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन वो चीज सूट नहीं करती है। वी कैन क्रिएट हार्मनी इजीली थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं उनको यूज करके हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लाइन बाय रिपीटिशन, आप किसी भी लाइन को रिपीट करके, मतलब पुनः उसका प्रयोग करके भी आप बहुत अच्छी हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेंटर टेबल के ऊपर एक झूमर को लगा दिया जाए तो एक हार्मनी क्रिएट होती है उससे। लाइन बाय कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट चीजों को भी लगाकर आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे राउंड टेबल के सेंटर पर आप मतलब जब सोफा सेट लगा हुआ है वहां पर आप राउंड टेबल का टेबल डाल दें, फिर राउंड टेबल पर आप जो रनर है आपका वो डाल दें, तो रनर जो है वो आपका दो अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे लाइन के, सर्कल और आपका लाइन दो ऐड हो जाएंगी, होगा अलग लेकिन फिर भी वो हार्मनी क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद आता है लाइन इन ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके जैसे पर्दे हैं उनके ऊपर जो आपके डेकोरेटिव चीजें आप लगा देते हैं, या फिर जैसे दिवाली पर हम अपनी सीधी एक दीवार होती है उस पर राउंड राउंड करके ऐसे झालरें जो लगाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं हार्मनी क्रिएट करने के लिए लाइन के मेथड से यूज की जाती है। नेक्स्ट आता आपका है शेप कैन बी यूज टू क्रिएट अ हार्मनी, यानी कि लाइन की तरह आप शेप को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ये यूजुअली आपके एक्सटीरियर्स में भी होते हैं और इंटीरियर में जैसे कि आपकी स्टेयर्स हैं, आपके सीढ़ियां हैं, उन पर आप कर सकते हैं, आप वॉल पैनल्स पर कर सकते हैं, आप अपनी डाइनिंग टेबल के रनर्स पे कर सकते हैं, आप अपनी बेडशीट के ब्लॉक्स में कर सकते हैं, आप अपने कर्टेन्स में कर सकते हैं। इस तरीके के शेप्स में आप चेंजेस ला सकते हैं। फिर आपका आता है टेक्सचर जो है ये फीलिंग, ये कोई भी चीज जिसको हम देखकर हम महसूस कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी सॉफ्ट चीज है वो आपको वाइडनेस की फीलिंग देती है, कोई भी हार्श चीज होती है वो आपको उस चीज जगह को छोटा करने की या फिर उसको ब्रॉड नैरो कर देती है उस चीज को। तो इस तरीके से जो टेक्सचर है वो भी आपके घर के इंटीरियर को इफेक्ट करता है। अगर आपका कोई रूम बहुत बड़ा है और आपको लगता है कि इसमें हम बहुत ज्यादा सामान नहीं रख सकते हैं और अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उस वाली किसी एक वॉल पर कोई एक ऐसा टेक्सचर करवा दीजिए, थोड़ा सा हार्श हो, जो थोड़ा सा डस्टी हो, जो थोड़ा सा सैंडी हो, तो उससे क्या होगा कि वो रूम अपने आप में थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा। और कहीं आपका रूम अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो आप उस पर ग्लॉसी पेंट करा दीजिए, ग्लॉसी टेक्सचर की चीजें लगा दीजिए, तो क्या होगा कि वो रूम अपने आप में बड़ा देखने को लगेगा। तो इस तरीके से टेक्सचर भी जो है वो आपके घर की जो ब्यूटी है उसको एनहेंस कर देता है। फिर है हार्मनी ऑफ आइडियाज, यानी कि डेकोरेशन ऑफ अ हाउस डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। मतलब एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उस पर भी आपका जो घर का डेकोरेशन का आइडिया है वो डिपेंड करता है। उसमें हार्मनी कैसे क्रिएट करेंगे कि जैसे कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बुक्स का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो वो बुक्स से अपने घर को डेकोरेट करेगा। आपके हर एक रूम में उसके आपको बुक्स की अलमीरा दिखाई देगी, या फिर आपको उस तरीके के विचार आपको वहां देखने को मिलेंगे। या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो वो अपने घर में जगह जगह भगवान के फोटोज, मंत्रास, इन सारी चीजों का यूज करेगा। तो इस तरीके से जो आपकी खुद की पर्सनालिटी है दैट ऑल्सो अफेक्ट द हार्मनी। कलर, ये आपका टिंट और शेड, कॉन्ट्रास्ट, या फिर आप सेम शेड्स को भी आप यूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग।
इनके थ्रू भी हार्मनी क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका रिदम। रिदम यानी कि लय, जो कि आपकी निरंतरता को शो करता है, कि जैसे कि आपकी बहती हुई नदी में एक रिदम होता है, अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो उसमें एक रिदम होता है। तो रिदम मतलब एक चीज जिसमें कंटिन्यूटी है और जो एक दूसरे से एक पॉजिटिव मैनर में कनेक्टेड है, जिनमें आपको विरोधाभास नहीं नजर आएगा, वो आपका रिदम होता है। इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि एकत्व की जो भावना आती है वो आपकी रिदम से आती है। प्लान सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस होते हैं ये कैन नॉट क्रिएट एनी मूवमेंट, उनमें एक मूवमेंट देने के लिए, उनमें एक जीवंतता देने के लिए आपकी जो रिदम है वो क्रिएट की जाती है। और रिदम के लिए आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं। ये आपके रेगुलर मेजर्ड रिदम भी हो सकती हैं और वेरिएबल रिदम्स भी हो सकती हैं। रेगुलर में क्या होता है कि सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड होता है ये, जैसे कि आपके जो आपके फ्लोर पर चेस बॉक्सेस वाली जो डिजाइन है वो आपकी रेगुलर मेजर्ड आपकी रिदम है, जो कि हमेशा पुराने टाइम से यूज होती आ रही हैं, और ये आपकी रिदम क्रिएट करने का काफी इजी तरीका होता है। वेरिएबल रिदम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम यूज की जाती हैं, जिसमें कि आपके डिफरेंट कलर, शेप और आपकी लाइंस को, इन सभी को एक साथ इंक्लूड करके किया जाता है। अब मैं एक बार कोशिश करूंगी आपको और भी इससे रिलेटेड पिक्चर्स के फॉर्म में आपको शो करने की आगे आगे की वीडियोस में कभी, कि किस किस तरीके से आप अपने इंटीरियर में अलग अलग तरीके की जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके अपने घर में रिदम, हार्मोनी, बैलेंस, इन सभी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप रिदम को कैसे क्रिएट करेंगे? रिपीटिशन के थ्रू। रिपीटिशन कैन बी ऑफ कलर, डिजाइन, फॉर्म और लाइन। मतलब आप किसी भी चीज की पुनरावृत्ति कर लीजिए, चाहे रंग की चाहे डिजाइन की, चाहे किसी फॉर्म की, चाहे किसी लाइन की। फिर है प्रोग्रेशन ऑफ और ग्रेडिएशन ऑफ लाइन, कलर और शेप। आप उनका प्रोग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, आप रेडिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप अटेंशन ग्रैब करके, यानी कि जेब्रा लाइंस हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एक जगह पर एम्फेसिस कर दिया बाकी चीजों को छोड़कर। तो इस तरीके से भी आप अट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर रिदम को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आपका आता है एम्फेसिस, यानी कि उत्साहवर्धक तत्व होता है किसी भी चीज पर प्रभावी दिखाने के लिए, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। जैसे कि अगर कोई पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो उसमें उसका एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। जैसे कि अगर उसने किसी एक पर्सन की पोर्ट्रेट बनाई है तो उसमें उसकी आंखें उसका अट्रैक्शन का फॉर्म हो सकती हैं, उसके लिप्स हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, कोई भी एक चीज जिसमें आप अगर कहीं देखें और सबसे पहले जहां आपकी नजर अटक जाए वो आपका एम्फेसिस होता है। ना हो तो ये डिजाइन जो है वो नीरस लगती है, मतलब उसमें जीवंत नहीं लगेगी वो। इसको हम सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब वो एक ऐसी जगह जहां पर आपका देख के जाकर ध्यान रुक जाए और बार बार आपकी निगाह उसी जगह पर जाए, वो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आपकी वॉल बुक हो सकती है आपके रूम में, ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स हो सकती हैं एक साथ, आपका वॉलपेपर हो सकता है, बहुत ही ट्रेंडी है आजकल और मतलब बहुत ज्यादा काफी टाइम से चल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके वॉलपेपर्स यूज किए जाते हैं आपके ये एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। इसके लिए आप कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जैसे कि आपका एक टेबल है, टेबल बिल्कुल खाली है, उस पर आप एक कैंडल रख दीजिए ब्यूटीफुल से होल्डर में, तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी रूम की, आपके वॉल की, आपके टेबल पर एम्फेसिस का सेंटर है, ठीक है। बाय द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर, दो कॉन्ट्रास्ट कलर को यूज करके भी आप एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका गारमेंट्स में भी यूज होता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी होता है और इंटीरियर में भी होता है। बाय डेकोरेटिंग समथिंग, जैसे कि किसी चीज को डेकोरेट करके, बहुत ज्यादा उसमें लाइटिंग करके, कलरिंग के थ्रू, या कोई भी मेथड जैसे आप डेकोरेट करना चाहते हैं। बाय हैविंग प्लेन सरफेस, यानी कि सब कुछ सजा सा है, एक आप वॉल को आप प्लेन छोड़ दीजिए तो वो भी आपका जो सरफेस है बाकी वाली सारी चीजों को से एम्फेसिस क्रिएट करेगा कि सारी चीजें बहुत ज्यादा सजी हुई हैं और एक चीज एक प्लेन बैलेंस के साथ में है। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या क्या है? ये आपके लाइन है, फॉर्म है, कलर है, टेक्सचर है, पैटर्न है, स्पेस है, लाइट है।
ये 7 आपके होते हैं, संख्याएं दोनों की याद रखिएगा, 7 और 5, प्रिंसिपल 5 है, एलिमेंट 7 होती हैं। ये आपके डिफरेंट होते हैं, कैसे कैसे यूज हुए हैं वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। लाइन, ये जो है ये बेसिक एलिमेंट होता है, ये आप किसी भी चीज को फॉर्म देने के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना लाइन के आप किसी भी फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी लेंथ को, थिकनेस को शो करता है और आपके इमोशंस को शो करने के लिए, आपके भावों को शो करने के लिए लाइन्स यूज होती हैं। लाइन्स कई तरीके की होती हैं, आपकी स्ट्रेट जो कि आपकी विड्थ को शो करती हैं, हॉरिजॉन्टल जो आपकी इक्वालिटी को, ठंडापन को, शांति दिखाने के लिए यूज होती हैं, वर्टिकल लाइन लेंथ को, स्ट्रेंथ को दिखाती हैं, डायगोनल लाइन यानी कि तिरछी जो लाइनें होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन के लिए या मूवमेंट के लिए होती हैं, आपकी जो कर्व लाइन होती हैं ये आपकी एनर्जी के लिए, प्लेफुलनेस को दिखाने के लिए, रिदम के लिए और जॉयफुलनेस के लिए यूज होती हैं। स्ट्रेट प्लस कर्व जो लाइन होती हैं ये आपकी किसी भी चीज में रिदम को डेवलप करने के लिए और एक ब्रेक, आई को ब्रेक देने के लिए होती हैं। जिगजैग लाइन मूवमेंट और ब्यूटी एनहेंस करने के लिए यूज की जाती है। इनका पर्पस क्या है लाइन को यूज करने का? ये किसी भी चीज को शेप देने के काम आती है, आकृति प्रदान करने के काम आती हैं। क्रिएट अ पैटर्न, ये एक पैटर्न को फॉर्म करती हैं। टू डिवाइड स्पेस एंड क्रिएट मूवमेंट, किसी भी स्थान को दो में विभक्त करना और उनमें एक मूवमेंट, उनमें एक गति और लयात्मकता को प्रदर्शित करती हैं। टू क्रिएट इल्यूजन, यानी कि कभी कभी भ्रम पैदा करने के लिए भी लाइन का यूज किया जाता है। जैसे कि कम जो घर है उसकी हाइट कम है तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो आपकी वर्टिकल जो लाइन है उनको यूज करके आप उस घर की जो छत है उसको ऊंचा दिखा सकते हैं। ये आपका इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपके, अगर हम टेक्सटाइल में बात करें तो गारमेंट्स में भी जो लोग छोटे होते हैं, इनकी हाइट कम होती है कंपैरेटिवली, तो वो अपने वर्टिकल लाइन की ड्रेसेस पहनते हैं, स्मॉल बूटाज पहनते हैं, और जो लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है वो वर्टिकल लाइन की ड्रेसेस पहनते हैं, बड़े बूटे पहनते हैं, तो उससे उनकी हाइट का जो है वो डिस्ट्रैक्शन, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है कलर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्ट का। ये सोर्स ऑफ प्लेजर है, यानी कि आपको खुशी का भाव देता है। इफेक्ट मोर इमोशनली, ये आपके जो संवेग होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करता है। शोज डिलाइट, ये आपके डिलाइट शो करने के लिए हेल्पफुल होता है। 3 इसमें क्वालिटीज होती है, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। देखिए ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने आपको लाइव वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपको इसमें समझ में आए तो उनको लेक्चर्स को जरूर देखिएगा और उसमें और भी ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि लाइव सेशन में होता है कि आपके क्वेश्चन और आंसर भी चलते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू वॉच दोज वीडियोस, आप ड्रॉप कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू गिव यू योर आंसर्स। ओके, ह्यू क्या होता है? ये आपका एक्चुअल कलर होता है, ये मतलब मेन जो कलर है। वैल्यू क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ लाइटनेस इन द डार्कनेस ऑफ कलर, मतलब जब हम रंग में सफेद और काला रंग मिला देते हैं तो वो आपका वैल्यू हो जाती है, जब लाइट कर दें या उसको डार्क कर दें। इंटेंसिटी क्या है? इट शोज द ब्राइटनेस एंड द डलनेस ऑफ कलर, यानी कि किसी भी रंग में की तीव्रता को जांचने के लिए इंटेंसिटी या फिर क्रोमा यूज किया जाता है। कलर 2 तरीके के होते हैं, एक तो शेड्स और टिंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। शेड्स आर द डार्कर वर्जन ऑफ एनी कलर, जैसे लाल में मरून और उसके बाद भूरा रंग, ये आपका क्या हुआ? शेड्स हो गए। टिंट, लाल में आपका गुलाबी, बेबी पिंक, ये क्या हो गए? टिंट्स हो गए। तो वी कैन नॉट कॉल अ पिंक कलर एज अ, कि आप हमें शेड दिखा दीजिए। हम मार्केट में जाके कहते हैं कि ये पिंक, रेड कलर की लिपस्टिक है, इसकी शेड दिखा दीजिए। शेड में तो वर्जन आएगा डार्क का। इफ यू विल कॉल इट टिंट, तब वो बंदा दिखाएगा कि हाँ ये पिंक कलर्स मांग रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से ये आपके 2 तरीके के होते हैं। व्हाइट जो है वो प्योरिटी और पीस का प्रतीक है। ब्लैक कलर आपका इविल या शोक का है। रेड कलर आपका लव का है। ब्लू कलर आपका होप का होता है। और नेचुरल कलर जो है वो आपके व्हाइट, ग्रे और ब्लैक होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर जो है ये आपका कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं या फिर देख कर कोई एक भाव जो उत्पन्न होता है वो आपका टेक्सचर होता है। टैक्टाइल, जिसे हम टच करके या फिर विजुअली फॉर्म में देखकर पता लगाते हैं, वो टेक्सचर होता है, जो कि कैसा भी हो सकता है, स्मूथ, रफ, सैंडी, या फिर आपका ग्लॉसी, या फिर आपका ब्राइट, ये सारे जो है वो देख के पता चलते हैं। उसके बाद है पैटर्न, यूज ऑफ सरफेस एनरिचमेंट। ये किसी भी सरफेस को एनरिच करने के लिए एक पैटर्न यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक प्लेन रेड कलर की साड़ी पहन रहे हैं, प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी पहन रहे या व्हाइट कलर की, तो वो उतना एनरिच नहीं लगेगी, बल्कि अगर उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने होंगे तो दैट विल लुक मच मोर एनरिच्ड एंड इफेक्टिव और पावरफुल लगेगी। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न होते हैं
वो आपके अट्रैक्शन को ग्रैब करते हैं। ये कई तरीके के हो सकते हैं। नेचुरलिस्टिक यानी कि जो प्रकृति में चीजें हैं उनका प्रयोग करके, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर, इनको या इनके सिंबल्स को यूज करके। स्टाइलाइज्ड यानी कि जब आप उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि आपके रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सभी को जब आप यूज करते हैं तो वो आपके पैटर्न बनाने के काम आता है। फिर आपका आता है स्पेस। स्पेस यानी कि स्थान का आभास कराना, कि अगर कोई जगह छोटी है तो उससे बड़ा, बड़ी है तो छोटी, अगर छोटी है तो लंबी, लंबी है तो छोटी, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो स्पेस है उसको कैसे मैनेज करना है ये हमें इसमें देखना होता है। ये आपका स्पेशियस और स्मॉल रूम में ज्यादा यूज होता है। डार्क और लाइट कलर आर यूज टू क्रिएट अ स्पेस। इसमें फर्नीचर, मिरर, आपके जो पेंटिंग्स होती हैं, लाइट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, सबका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लाइट। लाइट जो है वो जॉयफुलनेस और लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों हो सकती हैं। नेचुरल में आपकी जो भी आपकी सूर्य है उस, या फिर जो आपका मून है, उससे जो आपको लाइट मिल रही है उसको किस तरीके से यूज करना है। आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां कैसे होंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, कितनी संख्या में होंगे, कांच कैसा लगाया जाएगा, जाली लगाई जाएगी, पर्दे कैसे लगाए जाएंगे, तो इससे आपके लाइट की यूटिलिटी पर फर्क पड़ता है। और आर्टिफिशियल जो होती है बल्ब, ट्यूबलाइट, जो आपके CFL आजकल घर में लगाए जाते हैं, जो कि आपके अननेचुरल सोर्सेज हैं और जो आपके घर में लाइट को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो 7 होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आपका प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न ड्राइंग, वो आपके 5 होते हैं। इनको यूज करके इंटीरियर में इफेक्टिवनेस शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। और बाकी मैंने यहाँ बुक्स का डिस्क्रिप्शन आपको होम मैनेजमेंट के लिए दे दिया है। ये यूनिट आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। लास्ट वीडियो में मुझे याद नहीं था, मुझे लगा था कि 4 ही यूनिट है, इसलिए मैंने कहा कि आपकी 4th यूनिट पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अब आपकी होम फूड एंड न्यूट्रिशन की होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और साथ में इफ यू वांट टू परचेज दिस नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। आपकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।